नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा, आपके साथ एक खास रिपोर्ट में। आज की खबर है, थोक महंगाई ने फिर उठाया सिर, क्या आपकी जेब पर पड़ेगा असर? दोस्तों, मार्च 17, 2025 को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक फरवरी में भारत की थोक महंगाई दर बढ़कर 2.38% हो गई, जो जनवरी में 2.31% थी। ये छोटी सी बढ़ोतरी कई सवाल खड़े करती है। आखिर महंगाई क्यों बढ़ रही है? इसका आम आदमी से क्या लेना देना है? और सरकार इसे कैसे काबू में कर सकती है? चलिए, इस खबर को आसान भाषा में समझते हैं। थोक महंगाई यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसे WPI कहते हैं, वो कीमतें हैं जो बड़े व्यापारी या फैक्ट्रियां एक दूसरे से सामान खरीदते वक्त चुकाते हैं। इसमें खाने पीने की चीजें, कपड़े, ईंधन और बिजली जैसी चीजें शामिल होती हैं। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, जो WPI का लगभग 64% हिस्सा हैं, उनकी कीमतें 2.86% बढ़ीं। अब सवाल ये है कि ये आंकड़े हमारे लिए क्यों मायने रखते हैं? थोक महंगाई का सीधा असर दुकानों में मिलने वाली चीजों की कीमतों पर पड़ता है, जिसे रिटेल महंगाई कहते हैं। फरवरी में खाने की चीजों की कीमतें 5.94% बढ़ीं, जो जनवरी में 7.47% थीं। सब्जियों की कीमतें भले ही 5.80% कम हुई, लेकिन आलू और प्याज जैसी रोजमर्रा की चीजें 21 से 48% तक महंगी हुईं। फल, अनाज और तैयार खाद्य उत्पाद भी सस्ते नहीं हुए। दूसरी तरफ ईंधन और बिजली की कीमतें 0.71% घटीं, जो जनवरी में 2.78% कम थीं। अच्छी खबर यह है कि फरवरी में रिटेल महंगाई 4% से नीचे रही, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लक्ष्य है। इसका कारण सब्जियों की कीमतों में कमी और अच्छी फसल बताया जा रहा है। लेकिन आलू प्याज जैसे जरूरी सामानों की बढ़ती कीमतें आम आदमी की थाली को महंगा कर रही हैं। ये खबर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। पूरी दुनिया में महंगाई एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारत में ये इसलिए भी अहम है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि और खाद्य उत्पादों का बड़ा योगदान है। अगर खाने की चीजें महंगी होती हैं, तो गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। ये सब हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है, जहां संविधान का अनुच्छेद 29 कहता है कि सरकार को आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना चाहिए। अगर खाना महंगा होगा, तो गरीब से गरीब आदमी की थाली खाली रह जाएगी। ये न सिर्फ अर्थव्यवस्था की बात है, बल्कि नैतिकता की भी है। नीति निर्माताओं की जिम्मेदारी है कि वो सप्लाई चेन को बेहतर करें, किसानों को सही दाम दें और बाजार में कीमतों को काबू में रखें। अब थोड़ा इतिहास देखें। पहले भारत में महंगाई को काबू करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। इसके तहत जरूरी चीजों की जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाई जाती है। लेकिन आज भी ये सवाल बना हुआ है कि क्या ये कानून कारगर है? हाल के दिनों में सरकार ने सब्जियों की सप्लाई बढ़ाने के लिए मौसम का फायदा उठाया, जिससे कुछ राहत मिली। फिर भी आलू प्याज जैसी चीजों की कीमतें क्यों नहीं घट रही हैं? इसका एक कारण स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट की कमी हो सकता है। भारत में कोल्ड स्टोरेज की सुविधा अभी भी सीमित है, जिसके चलते सब्जियां जल्दी खराब होती हैं और कीमतें बढ़ जाती हैं। इसका हल क्या हो सकता है? पहला, सरकार को कोल्ड स्टोरेज और सप्लाई चेन में निवेश बढ़ाना चाहिए। दूसरा, किसानों को सही कीमत और बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए। तीसरा, उपभोक्ताओं को जागरूक करना चाहिए कि वो स्थानीय और मौसमी सब्जियां खरीदें। ये न सिर्फ जेब के लिए अच्छा है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है। वैश्विक स्तर पर देखें तो कई देशों ने महंगाई से निपटने के लिए सब्सिडी और टैक्स में छूट जैसे कदम उठाए हैं। भारत में भी डीजल पेट्रोल की कीमतें कम करने से ट्रांसपोर्ट सस्ता हो सकता है, जिसका असर सामानों की कीमतों पर पड़ेगा। नैतिकता की बात करें तो सरकार और व्यापारियों की जिम्मेदारी है कि वो मुनाफे के साथ साथ आम आदमी की भलाई भी सोचें। इससे एक नैतिक सवाल भी उठता है, क्या महंगाई को काबू करना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है या हमारी भी? पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों जरूरी हैं। अगर कीमतें बढ़ रही हैं, तो इसके पीछे का कारण जनता को बताया जाए। साथ ही हमें भी अपनी खरीदारी में समझदारी दिखानी होगी। इस खबर का सबसे बड़ा सबक ये है कि महंगाई सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी का हिस्सा है। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताएं। देखते रहिए देश विदेश की हर ताजा खबर प्रेरणा के साथ।